बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कोरिलेशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया और उसके बाद फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसको कैलकुलेट किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टडी की। और उस लेक्चर के एंड पे मैंने ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाया था रिग्रेशन का आइडिया और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स तक मैंने डिस्कस किया था। अब फार्मली हम इसकी जो है वो जो नोटेशन है उसको टेकअप करते हैं और इसके कैलकुलेशन प्रोसीजर्स को देखते हैं और यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हमें डिफरेंट इनके मुतल्लिका हैं रिग्रेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ों की, उनको हम अब स्टडी करते हैं। वाई हैट, वाई के ऊपर कैप डाला हुआ है या हैट डाला हुआ है, ये कहलाती है प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। रिकॉल करें, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हम सिंपल रिग्रेशन की बात करते हैं तो ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होता है और ये डिपेंडेंस रिलेशन होता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने के काबिल हो जाएं बेस्ड ऑन अवेलेबल वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें आपके पास डिपेंडेंस का रिलेशन बन जाता है। वाई जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो वाई हैट जो है ये प्रेडिक्टेड वैल्यू, वाई ऑब्जर्व वैल्यू कहलाती है और वाई हैट जो ये प्रेडिक्टेड वैल्यू कहलाती है। एक्स जो है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी वैल्यू को भी आप स्मॉल एक्स से नोट कर देंगे। बी और ए दो इसके अंदर कांस्टेंट्स हैं और ये स्ट्रेट लाइन के अतबार से जो बी है ये स्लोप ऑफ एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है और ए जो है ये इंटरसेप्ट ऑफ एस्टिमेटेड या उसको फिटेड लाइन का नाम भी दिया जाता है। ये पहले भी मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में भी, ये उसकी इंटरसेप्ट है। स्लोप का मीनिंग क्या होता है या स्लोप को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्लोप जो है एस्टिमेटेड लाइन की, इट रेफर्स टू द एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ए यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्लोप जो है ये एवरेज चेंज जो आती है, एवरेज वैल्यू वाई के अंदर जो चेंज आती है, एवरेज वैल्यू वाई के अंदर जो चेंज आती है डिपेंडेंट वेरिएबल की अंदर जो एवरेज वैल्यू में जो चेंज आती है जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम एक यूनिट चेंज करें, यानी आप एक्स की वैल्यू को 1 बढ़ाएं या कम करें तो उसके अगेंस्ट एवरेज वैल्यू ऑफ वाई में जितनी चेंज आएगी ऑन दी एवरेज, उस चेंज को हम स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं। अच्छा, इसको आप सिंपली ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ वाई, या आप इसको सिंपल वन लाइन स्टेटमेंट आप ये दे सकते हैं कि स्लोप इज़ द एवरेज चेंज इन वाई एसोसिएटेड विद यूनिट चेंज इन एक्स। और अगर आप इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट जो है ये बुनियादी तौर पे एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेट टू ज़ीरो, यानी आप एक्स को ज़ीरो पुट कर दें। मतलब आप ज़रा ऊपर देखें प्रीवियस पेजेस में कि लाइन जो है वो आपकी है वाई कैप इज इक्वल टू वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एक्स को ज़ीरो रखें तो वाई हैट रह जाएगा ए। ये जो अकेला ए है जिसको आप इंटरसेप्ट ऑफ वाई कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर एवरेज वैल्यू ऑफ वाई है जबकि एक्स ज़ीरो हो। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना ज़रूरी है कि इंटरसेप्ट हमेशा मीनिंगफुल नहीं होता। उसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि वेट और एज का आप रिलेशन ले रहे हैं, वेट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एज है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर आप ये कहें कि एट एज ज़ीरो व्हाट इज़ द वेट, तो ये मीनिंगलेस बात होगी क्योंकि एज ज़ीरो बंदा है ही नहीं, या प्लांट की हाइट ज़ीरो और उसकी क्रॉप यील्ड एवरेज क्रॉप यील्ड तो वो है ही नहीं, यानी वो उसकी एग्जिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बाकी नहीं रहता। तो ये दूसरी एग्जांपल अगर लें कि अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र जो है ये क्रॉप यील्ड को जो है वो बढ़ाती है या कम करती है, तो आप कह लें कि जो क्रॉप यील्ड है ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है और अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। अब यहाँ अगर आप एक्स वेरिएबल जो कि अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र है इसको आप ज़ीरो कह दें तो उसका मतलब होता है नो फर्टिलाइज़र अप्लाइड। तो अगर फर्टिलाइज़र ना भी डाली जाए तो फिर भी कुछ ना कुछ क्रॉप जो है उसकी पैदावार आपको हासिल होती है, कुछ ना कुछ पैदावार जो आपको मिलती है, तो एवरेज वहाँ पे मीनिंगफुल है। यानी स्लोप जो है ये ऑलवेज़ मीनिंगफुल है, लेकिन इंटरसेप्ट जो है ये डिपेंड करती है इसकी इंटरप्रिटेशन या इसका मीनिंग, क्या इसका मीनिंग एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करती है उस वेरिएबल की नेचर पे कि क्या वो वैल्यू वो वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे एग्जिस्ट भी करता है। आप उसकी एग्जिस्टेंस को डिस्कस कर सकते हैं। अगर तो उसकी एग्जिस्टेंस को आप डिस्कस कर सकते हैं देन आप कहेंगे कि आप इस चीज़ को एवरेज वैल्यू ऑफ वाई कहेंगे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो फिर वो जस्ट एक कांस्टेंट नंबर है।
सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है ये हमारा बुनियादी मॉडल है जो हम रिग्रेशन थ्योरी में इब्तदाई तौर पर स्टडी करते हैं। ये एक वेरिएबल का एक ही वेरिएबल के साथ मॉडल है जिसमें आपका एक वेरिएबल डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप एक वेरिएबल की बुनियाद पे दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए एक फंक्शनल इक्वेशन जो है वो या एक फंक्शनल फॉर्म जो है वो डेवलप करते हैं। वो जो आपके पास जो बनता है मॉडल वो आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहलाता है। यहाँ इसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। मसलन कहता है जी नॉइज़ लेवल जो है इससे आप किसी पर्सन में एंजाइटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्टडी आवर्स की बेस पे आप मार्क्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एज की बेस पे आप ब्लड प्रेशर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस तरह कुछ और एग्जांपल जो हैं वो दी हुई हैं। और जिस तरह हमने पहले कोरिलेशन एनालिसिस में प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि जो स्कैटर डायग्राम है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है और वो कैलकुलेशन करने से पहले यानी किसी फार्मल प्रोसीजर को अप्लाई करने से पहले हम एक प्रिलिमिनरी आइडिया उसकी बुनियाद पे ले सकते हैं। तो वो सेम डायग्राम जो है वो हमारे लिए स्कैटर प्लॉट जो है वो रिग्रेशन रिलेशन की एग्जिस्टेंस को जज करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो वो हमें बता देती है कि आपके पास जो है रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। रिलेशन की फॉर्म स्ट्रेट लाइन होगी या कोई कर्वी लीनियर यानी कोई और टाइप की कर्व जैसे पैराबोला, हाइपरबोला या किसी और टाइप की एक्सपोनेंशियल टाइप की कर्व होगी। और उसके बाद ये भी पता चल जाता है कि वो रिलेशन डायरेक्ट या इन्वर्स होगा यानी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह हमने कोरिलेशन एनालिसिस में पढ़ी एग्जैक्टली जो स्कैटर डायग्राम है उसी तरह उतनी ही यूज़फुल है एज प्रिलिमिनरी टूल इन रिग्रेशन एनालिसिस। अब रिग्रेशन इक्वेशन जो है आप जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो बुनियादी ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसका हमारा जो है जो असल मकसद इसको कैलकुलेट करने का होता है कि हमें एक पैटर्न एक पाथ पता चल जाए इन वेरिएबल्स की चेंजेस का कि एक वेरिएबल दूसरे पे किस तरह डिपेंड करता है और उसमें चेंज है वो किस पैटर्न पे आती है। फिर इस लाइन की मदद से हम एक्स की वो वैल्यूज़ जिनको हम रिग्रेशन के अंदर यूज़ नहीं कर सके उसकी मदद से उनकी बुनियाद पे वाई वैल्यूज़ को हम प्रेडिक्ट करते हैं। एक इसमें एक्स्ट्रापोलेशन का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली चूँकि हम सैम्पल की बुनियाद पे ये रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं तो प्रेडिक्शन जो है वो विद एन ऑब्जर्व्ड रेंज ऑफ एक्स वेरिएबल जो है उनको हम प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ कहते हैं। लेकिन अगर हम बियॉन्ड द रेंज चले जाएं जो हमारी अपनी वेरिएबल की ऑब्जर्व्ड रेंज है उससे बाहर चले जाएं, उससे बियॉन्ड हम एक्स की कोई वैल्यू लेके वाई की वैल्यू को गैस करें तो ये प्रोसेस एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। एक्स्ट्रापोलेशन ये करते हुए हमें थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए कि उस सूरत में यानी जब आप वेरिएबल की ऑब्जर्व्ड रेंज से बाहर चले जाते हैं तो हो सकता है कि आपको इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस मिले। उसकी रीज़न ये होती है कि फंक्शनल फॉर्म जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन ही रहे और वो अगर स्ट्रेट लाइन भी है तो हो सकता है उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट वो ना रहे, उसकी आगे जो है वो लाइन की शेप लाइन की जो स्लोप और इंटरसेप्ट है वो चेंज हो जाए। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि दो वेरिएबल्स जो हैं उनमें y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये पैरा इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वही कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट किया गया लेकिन यहाँ y वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के जो मुख्तलिफ नाम हैं वो सारे के सारे बताए गए हैं और ये नाम जो हैं लिटरेचर में मुख्तलिफ बुक्स में आपको मिलते हैं और MCQs के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। मसलन डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन वेरिएबल, प्रेडिक्टेंड, रिग्रेसेंट, रिस्पांस, एंडोजेनस, आउटकम, कंट्रोल्ड, अननोन, क्राइटेरियन। इस तरह जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है इसके भी इस तरह बहुत से नाम हैं, प्रेडिक्टर, रिग्रेसर, स्टिमुलस, कोवेरिएट, एक्सोजेनस, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। तो ये नाम सारे के सारे आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसकी बुनियाद पे MCQs वगैरह जो वो बनते हैं। अब हमारे लिए वैसे तो रिग्रेशन लाइन जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो कांस्टेंट्स हैं, y और x वेरिएबल्स के अलावा दो कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक a और एक b। a जो कि इंटरसेप्ट है और b जो कि स्लोप है, ये दोनों उसके अंदर हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है रेट ऑफ चेंज यानी b। तो b की यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस की गई हैं। b हमेशा b जो है ये कोई भी नंबर हो सकता है -∞ से लेकर +∞, और a की भी यही प्रॉपर्टी है यानी b कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
कोरिलेशन में फिक्स है एक रेंज -1 से +1 के दरमियान, लेकिन इसमें ये कोई भी नंबर हो सकता है। और बी का अपना यूनिट होता है और बी का यूनिट वही होता है जो वाई वेरिएबल का होता है, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है। मतलब वाई वेरिएबल जो है वो हाइट है और इंचेस में रिकॉर्ड की गई है, तो बी के यूनिट भी इंचेस होंगे और ये हाइट को ही रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट होगी। अगर फ़र्ज़ करें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्रॉप यील्ड है और उसको केजीज में मेजर किया गया है, तो बी जो है ये रेट ऑफ चेंज इन क्रॉप यील्ड होगा और ये भी आपके पास किलोग्राम्स में ही होगा। फिर ये इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन से, यानी आप एक्स को एक्स माइनस ए करके डी कैलकुलेट कर लें और इस तरह जो वाई माइनस बी करके आप उसको जो है वो डी वाई, एक को डी एक्स कह दें, एक को डी वाई कह दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप डेविएशन ले लें किसी कांस्टेंट से, वेरिएबल एक्स की और वेरिएबल वाई की, और फिर डी एक्स डी वाई की बुनियाद पे आप कैलकुलेशन करें, या आप जो है ओरिजिनल एक्स वाई की बुनियाद पे स्लोप को कैलकुलेट करें, तो दोनों स्लोप जो हैं वो सेम होती हैं। अलबत्ता ये स्केल की चेंज से अफेक्ट होता है, यानी अगर आप अपने प्रॉब्लम में स्केल को चेंज करते हैं तो फिर ये चीज़ जो है सेम रिज़ल्ट आपको नहीं देती। मसलन अगर आप कहते हैं कि u ले लेते हैं x माइनस एल ओवर एच, एक्स माइनस ए ओवर एच कह दें जो पहले आपकी रूटीन बनी हुई है, v जो है y माइनस बी ओवर के कह दें या y माइनस एम ओवर के कह दें, तो फिर बी वाई एक्स और बी वी यू ये आपस में बराबर नहीं होते। और इसका रिलेशन जो है वो दिया हुआ है कि आपके पास जो शक्ल इसकी बनेगी वो बी वाई एक्स होगा के ओवर एच बी वी यू, और बी वी यू जो होगा वो एच ओवर के बी वाई एक्स। ये इसमें इनका रिलेशन जो है वो बताया गया है। इसी तरीके से अगर आप x की फॉर्म u और v की ये रिलेशन लेते हैं एच एक्स प्लस एल और v लेते हैं के वाई प्लस एम, तो फिर रिलेशन दिए गए हैं कि बी वाई एक्स जो है वो एच ओवर के बी वी यू होगा और बी वी यू जो है वो के ओवर एच बी वाई एक्स के इक्वल होगा। और ये एक और चीज़ याद रखें, हमने कोरिलेशन एनालिसिस में पढ़ा था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिमेट्रिक होता है, यानी आप आर वाई एक्स ले लें चाहे आर एक्स वाई ले लें वो सेम है, लेकिन जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ये सिमेट्रिक नहीं होता। यानी रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स और रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक में वाई डिपेंडेंट है, एक में एक्स वेरिएबल डिपेंडेंट है, तो एक दोनों की नेचर ही डिफरेंट है। ये इक्वल होने की कोई लॉजिक भी नहीं बनती। मतलब दोनों के यूनिट्स ही डिफरेंट होंगे, दोनों की नेचर ही डिफरेंट होगी और दोनों के अंदर सेम रेट से चेंज आना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होते। इसके बाद ये रिलेशन दिए गए हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आपस में क्या रिलेशन है, यानी आप किस तरह एक से दूसरे कोएफिशिएंट को हासिल कर सकते हैं। तो वो है कि बी वाई डॉट एक्स बी वाई एक्स या बी वाई डॉट एक्स कह दें, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स है, ये होता है आर एस वाई ओवर एस एक्स, जबकि आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है और एस एक्स जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है। और इस तरह अगर आप बी एक्स वाई कैलकुलेट करते हैं, यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो ये आर एस एक्स ओवर एस वाई बन जाता है। तो ये आपस में बराबर सिर्फ उस सूरत में होंगे अगर एस एक्स और एस वाई आपस में बराबर हो जाए, यानी एक्स वेरिएबल की स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई वेरिएबल की स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपस में बराबर हो जाती है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आपस में इक्वल है। अब यहाँ फार्मली लिखी गई है जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन। जो पहली इक्वेशन है वाई आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ये पॉपुलेशन में एक फंक्शनल रिलेशन बताया गया है, लेकिन चूँकि हमारे पास ये एग्जैक्ट रिलेशन नहीं होता, रियल लाइफ में कहीं भी जो नेचुरल वेरिएबल्स हैं वो एग्जैक्टली रिलेट नहीं करते एक दूसरे के साथ। मसलन आप देखें, आप एक जैसी एज ले लें, फ़र्ज़ करें आप 18 ईयर्स का एक मेल स्टूडेंट अज्यूम कर लें, तो 18 ईयर्स के जितने मेल स्टूडेंट की हाइट्स आप में बराबर नहीं है, या 20 ईयर्स का कोई पर्सन चूज़ कर लें, तो जो बाकी 20 ईयर्स के पर्सन हैं उन साहब के वेट आपस में बराबर नहीं हैं।
और उनमें जो चेंज है वो भी रैंडम है, यानी आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि नेक्स्ट अगर कोई और पर्सन चूज़ किया जाए जिसकी एज 20 ईयर्स हो तो उसका वेट पहले वाले बंदे से ज़्यादा होगा या कम होगा, अगर ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो कितना कम होगा, हो सकता है वो इक्वल भी आ जाए, यानी रैंडम नेचर है इसकी। तो अब जो नेचर में वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशन को, ये जो पहली इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये डिटर्मिनिस्टिक या फिक्स नौयत की, ये फिक्स रिलेशन है, इसको मैथमेटिकल रिलेशन भी कहते हैं। तो रियल लाइफ में रिलेशन जो है वो मैथमेटिकल नहीं होते बल्कि इनएग्जैक्ट होते हैं वेरिएबल्स के दरमियान। फिर ज़्यादा रियलिस्टिक हम ये अप्रोच के समझते हैं कि वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। ये जो एप्सिलॉन आई है ये रैंडम एरर है, जो हम इसको स्टोकेस्टिक एरर टर्म या नॉइज़ भी कहते हैं। ये वो जो मैंने बताया कि वेरिएशन आती है, किसी की हाइट बढ़ जाएगी, किसी की हाइट कम होगी, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि ओवरऑल उस 18 साल के लोगों का अपनी एक एवरेज हाइट होगी, 20 साल के लोगों की टोटल पॉपुलेशन जो है उसकी अपना एक एवरेज वेट होगा। अब कुछ लोगों की हाइट अपनी जो अपने ग्रुप की यानी अपने एज ग्रुप की एवरेज हाइट से ज़्यादा होगी, कुछ लोग होंगे कि उनकी जो एवरेज उनकी हाइट जो है वो उस एवरेज से कम होगी। इस तरह वेट भी जो है हर शख्स का ज़रूरी नहीं है कि वो एवरेज के इक्वल हो, किसी का वेट जो है वो उस एवरेज से ज़्यादा होगा, किसी का वेट उससे कम होगा। तो ये एप्सिलॉन जो इस तरीके से जो डिफरेंस आता है ओवरऑल एवरेज से, एक ग्रुप की ओवरऑल एवरेज से ऑब्जर्वेशंस का, उसको डिनोट करता है। तो अल्फ़ा बीटा जो हैं ये पैरामीटर्स हैं और ये पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं, और जो इसका सिंपल लीनियर सैम्पल बेस्ड वर्जन है वो फिर बन जाता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई आई, और इसी में से फिर हम जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन को सेपरेट करते हैं y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब यहाँ मैं इसकी स्टैटिस्टिकल डिटेल्स में नहीं जा रहा कि ये y हैट पॉपुलेशन में किस चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, सिर्फ आप ये जहन में रखें कि जो a है वो अल्फ़ा को एस्टिमेट करता है, जो b है वो बीटा को एस्टिमेट करता है। a अल्फ़ा का एस्टिमेट है और b जो है वो बीटा का एस्टिमेट है। हमारा जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना होता है वो यही होता है y कैप या y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको हम मालूम करें जबकि हमें x और y के पेयर वाइज डाटा जो वो दिया गया है। अब ये बीटा कैलकुलेट करने के और अल्फ़ा यानी b कैलकुलेट करने के और a कैलकुलेट करने के हम इसमें नोटेशन में बाकायदा बी वाई एक्स लगाएंगे, ये जाहिर करने के लिए कि हम रिग्रेशन ऑफ y ऑन x की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि y ऑन x रिग्रेशन और चीज़ है, x ऑन y की रिग्रेशन और चीज़ है, और a को भी हम a वाई एक्स और a एक्स वाई अलग अलग नोटेशन देंगे। तो ये आपके पास बी वाई एक्स का फार्मूला है n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइड बाई n सम एक्स माइनस सम एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से a का फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ नीचे एक छोटा सा टेबल क्रिएट करके कंट्रास्ट किया गया है। लेफ्ट साइड पे रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x, y हैट इज इक्वल टू a वाई एक्स प्लस बी वाई एक्स एक्स, x हैट इज इक्वल टू राइट साइड पे x हैट इज इक्वल टू a एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई वाई, और फिर उनके फार्मूले लिखे गए। ये आपने याद कर लेने हैं। और बी वाई एक्स का फार्मूला को वेरिएंस ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स भी है, ये नीचे उसको एक्सप्लेन कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ जैसे हमने कोरिलेशन के मुख्तलिफ फॉर्म्स पढ़ी, ये मेरे बताने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है। कोरिलेशन में जिस तरह मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया उसी तरह यहाँ भी ये बताया गया है कि आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फार्मूलाज को किस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं इन्होंने एक समरी उसकी बना दी है। तो इनमें से किसी भी फार्मूला को डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अवेलेबल डाटा हम यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो अब यहाँ पहली एक एग्जांपल जो है इसकी फिटिंग की देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से काम करना है, और फिर फर्दर कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। मैंने इसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी साथ इंक्लूड की हैं, MCQs भी इंक्लूड कर दिए हैं इसके, ताकि आप इजीली इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकें।